सब के सब मरेंगे। रघु के इन शब्दों ने हॉस्पिटल के कमरे में सन्नाटा फैला दिया था। तभी इंस्पेक्टर डीडी, इंस्पेक्टर महाजन और डॉक्टर हरी रघु के पास आते हैं। डॉक्टर हरी पूरी तरीके से परेशान थे कि आखिर डेड डिक्लेयर होने के बाद भी रघु जिंदा कैसे हो सकता है। वहीं पर इंस्पेक्टर डीडी रघु से हालचाल पूछने लगे। तभी रघु ने एक जोर का झटका मारा और सभी लोग उससे कुछ मीटर दूर जाकर गिरे। इंस्पेक्टर डीडी ने तुरंत अपने हाथ अपने पिस्तौल पर रख लिया और तभी रघु उठा और इंस्पेक्टर महाजन को घूर घूर कर देखने लगा। उसने एक ऐसी बात कही जिसने महाजन के होश उड़ा दिए। महाजन, अपनी ही बेटी को दफना दिया और अपनी बीवी को कुछ पता भी नहीं चलने दिया। उसकी नजरों में तुम तो देवता बन गए हो। बेचारी, वो आज तक अपने आप को ही गुनहगार मानती है। इंस्पेक्टर महाजन गुस्से से बौखला गए। उन्होंने आगे बढ़कर रघु का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोले, तुझे ये सब कैसे पता? लेकिन इससे पहले कि कोई और बात होती, रघु हंसते हंसते वहीं पर बेहोश हो गया। इंस्पेक्टर महाजन पसीने से तरबतर हो चुके थे। वो तुरंत रघु के वार्ड से बाहर आ गए। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर रघु को इस राज के बारे में कैसे पता चला। इंस्पेक्टर डीडी बाहर आकर इंस्पेक्टर महाजन को शांत करवा रहे थे। इधर मोहन और आराध्या कलीपुर के हवेली में वापस पहुंच चुके थे। मोहन ने उस सुनहरे बक्से को छुपाकर अपने कमरे में ले आया। तभी वहां पर सौम्या आती है। तो आ गए तुम आद्या शक्तिपीठ से? मुझे पता था कि तुम वहीं गए होगे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं रोका। मोहन के अंदर सवालों का तूफान चल रहा था। सौम्या ने उसके चेहरे की परेशानी पढ़ ली और कहा कि पहले तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम आराम से बात करेंगे। नाश्ता करने के बाद मोहन, आराध्या और सौम्या एक ही कमरे में थे। सौम्या, आखिर तुम हो कौन? और अगर तुम्हें ये सब पहले से पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और तुम तिलक बाबा की शिष्या कैसे हो सकती हो? तुम तो... मोहन, मुझे तिलक बाबा ने ही तुम्हारे पास भेजा था। उन्हें पहले ही एहसास हो चुका था कि उनकी मौत नज़दीक है और इस परिवार पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इसलिए उनकी शिष्या होने के नाते उन्होंने मुझे तुम्हारी प्रेमिका बनकर तुम्हारे साथ रहने को कहा। उनके ही आदेश पर मैंने तुमसे शादी की ताकि मैं इस घर में रहकर तुम्हारी रक्षा कर सकूं। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन अचानक तिलक बाबा का कत्ल हो गया। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब उनकी हत्या उस विशेष पूजा से ठीक कुछ घंटे पहले हुई। ये एक ऐसी पूजा थी जिसके बारे में मेरे, रघु और तिलक बाबा के अलावा और किसी को नहीं पता था। भाभी, आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत है जो इस घर पर आने वाली है जिससे आप हमारी रक्षा कर रही हैं? आराध्या, वो एक ऐसी शक्ति है जो सालों से इस गांव के पीछे पड़ी है। इस गांव की रीत रही है कि जब भी यहाँ कोई खुशियाँ आती हैं, उसके साथ एक पूर्वजों का श्राप आता है जिससे बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस बार कुछ अनोखा हुआ है। किसी दुश्मन ने जो सालों से घात लगाए बैठा था, इस मौके का फायदा उठाया और उस पूर्वजों की शक्ति को अपने पक्ष में कर लिया है। अब वो धीरे धीरे इस गांव को शमशान बनाना चाहता है, जिसकी शुरुआत इसी घर से होगी। और वो काफी हद तक सफल भी हो चुका था। लेकिन अच्छी बात यह है कि मोहन को आद्या शक्तिपीठ के बारे में पता चल गया, वरना मोहन जो बलि प्रथा अनजाने में कर रहा था, अगर वो पूरी हो जाती तो मेरी शक्तियां भी उन काली ताकतों को नहीं रोक पाती।
मोहन अपनी गलती पर शर्मिंदा था। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है मोहन, तुम तो भ्रम में चले गए थे। बाकी सब तो ठीक है सौम्या, लेकिन ये अजय कौन है? अजय कौन है इसके बारे में मैं भी नहीं जानती। इस सवाल का जवाब तुम्हें तुम्हारे घर वाले ही दे सकते हैं। लेकिन मोहन, अब ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं रह गई है। इस खेल में एक ऐसा शख्स शामिल हो चुका है जिसका सामना हम नहीं कर सकते। उसका सामना करने के लिए हमें ब्रह्मा राक्षस को अपनी तरफ करना ही होगा। ब्रह्मा राक्षस? हाँ मोहन, हमारी शक्तियां काफी नहीं हैं। मैं तुम्हें ब्रह्मा राक्षस का पता बताऊंगी। तुम्हें 7 दिन के अंदर कैसे भी करके उसे मनाकर अपने पक्ष में करना होगा, वरना कुछ बहुत भयानक हो सकता है जिसके बारे में ना तुम जानते हो और ना मैं। मोहन अब इस लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने सौम्या को भरोसा दिलाते हुए बोला, सौम्या, तुम मुझे बस उससे बात करने का तरीका और उसकी सही पहचान बता दो, ताकि मैं वापस किसी माया जाल में ना फंसूं। उसके बाद मैं उसे मना लूंगा। इतना आसान नहीं है मोहन। जैसे ही ब्रह्म राक्षस को पता चलेगा कि तिलक बाबा अब नहीं रहे, वो उनके वचनों से पूरी तरह आजाद हो जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। रघु भी उसे मनाने में असफल रहा था। अब मैं इस रास्ते पर चल चुका हूं सौम्या, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो भी हो, अब मैं ही ब्रह्मा राक्षस से बात करूंगा। इधर हॉस्पिटल के बाहर इंस्पेक्टर डीडी महाजन को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इंस्पेक्टर डीडी की निगाहें महाजन से कई सवाल पूछ रही थी। महाजन जी, आखिर रघु ने ऐसी कौन सी बात कह दी कि आप इतने आग बबूला हो गए? इंस्पेक्टर महाजन हड़बड़ाते हुए नजरें चुराने लगे। उन्होंने पसीना पोंछते हुए बात घुमाई। वो काफी पुरानी बात है, उस पर ध्यान देने जैसा कुछ नहीं है। डीडी ने शक भरी नजरों से देखा तो महाजन ने तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया। तुम तिलक के अपराधी होने का सबूत मांग रहे थे ना? सुनो, तिलक के ऊपर 21 नाबालिग लड़कियों की बलि देने और उनका शोषण करने का आरोप है। जब पुलिस टीम ने उसका पीछा करना शुरू किया था तो आखिरी बार उसे 3 लड़कियों के साथ अपने आद्य शक्ति पीठ में जाते देखा गया था। जब हमारी टीम वहां पहुंची तो वहां उन तीनों लड़कियों की लाश मिली थी और तिलक वहां से फरार था। महाजन ने अपनी जेब से एक ब्लैक एंड वाइट फोटो निकाली और डीडी को दिखाई। उस फोटो में एक बक्सा था जिस पर आद्य शक्तिपीठ का नाम लिखा था। देखो इंस्पेक्टर, ये वही बक्सा है जिसमें तिलक के अपराधी होने या ना होने का राज छुपा है। हमें कैसे भी करके शक्तिपीठ जाना होगा और इस बक्से को हासिल करना होगा। यही वो एक रास्ता है जिससे सच्चाई बाहर आएगी। तो वक्त बर्बाद मत करो, हमें अभी निकलना होगा। दोपहर का वक्त था। हवेली में खाना खाने के बाद मोहन के पापा विश्वजीत आराम कुर्सी पर बैठे थे। तभी मोहन वहां आया। पिताजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? ये अजय कौन है? अजय का नाम सुनते ही विश्वजीत घबरा गए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। उन्होंने तुरंत अपने छोटे भाई रंजीत को आवाज़ लगाई। अब उस कमरे में मोहन, उसके पापा और उसके चाचा तीनों अकेले थे। बेटा, तुम्हें ये नाम किसने बताया? भैया, किस बारे में बात हो रही है? पिताजी, चाचा जी, मैं पूछ रहा हूं कि अजय आखिर है कौन? मोहन के मुंह से वो नाम सुनकर दोनों भाई हैरान थे। कहां से पता चला तुम्हें?
मैं आधे शक्तिपीठ गया था और मुझे वहां सब पता चल गया है। मैं अब दादाजी के कातिल को ढूंढने निकला हूँ। मोहन ने उन्हें मिताक्ष और काली शक्तियों के बारे में नहीं बताया। मोहन ने बस इतना बोला कि दादा का कातिल बाहर घूम रहा है। जब मोहन के चाचा और पापा मोहन पर यकीन नहीं कर रहे थे तो मोहन ने कुछ ऐसी बात बताई जो मोहन से पैदा होने के पहले की थी, जिससे उसके पापा और चाचा को यकीन हो गया कि तिलक बाबा ने ही मोहन को ये सारी बात बताई होगी। विश्वजीत ने एक गहरी सांस ली। मोहन को अजय के बारे में बताना शुरू किया। बेटा, ये बात काफी पुरानी है। अजय कोई और नहीं बल्कि हमारा बड़ा भाई है, तुम्हारे बड़े पापा। जब अजय 15 साल का था तभी से उसने पिताजी के साथ घूमना और उनका तंत्र का काम सीखना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे भूत बाधाओं पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत हो गई। उसने प्रण लिया था कि वो इस मार्ग से लोगों की भलाई करेगा, लेकिन वो सब बस उसकी एक चाल थी। जब उसकी उम्र 27 साल हुई, वो गलत रास्ते पर भटक गया। अजय भैया किसी ऐसे द्वार को खोलने के पीछे पागल थे जिससे उन्हें अपार काली शक्तियां मिल सकती थीं और वो इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे। पिताजी को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने उसे इन बुरे कामों के लिए ऐसी सजा दी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। उसकी सारी शक्तियों को बांध दिया। फिर उन्होंने अजय को गांव से बाहर निकाल दिया और उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। उन्होंने कहा कि तूने मेरी सिखाई विद्याओं का गलत इस्तेमाल किया है, इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। उसी दिन अजय ने कसम खाई थी कि जिस दिन उसे मौका मिलेगा वो तिलक बाबा और इस पूरे गांव से अपना बदला लेने जरूर आएगा। मोहन ये सब सुनकर हैरान हो गया। उसके दिमाग के सारे तार जुड़ने लगे। मतलब जो तिलक बाबा बनकर रातों में उससे मिलने आता था, वो उसे भ्रमित करता था, वो और कोई नहीं बल्कि अजय था और मिताक्ष उसका सेवक। इसी वजह से वो सबसे पहले विद्या की बलि देना चाहता था कि किसी भी हाल में अजय को ढूंढकर वो पुलिस के हवाले करेगा। मोहन वहाँ से निकलकर सीधा सौम्या के पास गया और उसे सारी बात बता दी। तो तुम्हारा अनुमान सही था मोहन। वो सफेद धुआं अजय था और मिताक्षा उसका सेवक। लेकिन तुमने जिस द्वार की बात की वो कोई छोटी मोटी विद्या नहीं है। किसी असुर को पाताल लोक से इस धरती पर लाने के लिए उस द्वार को खोलना पड़ता है और इसके लिए 151 लोगों की बलि चाहिए होती है, जिसमें 100 महिलाएं और 51 पुरुष शामिल होते हैं। शायद अजय का असली टारगेट हमारा घर और हमारा गांव ही है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है सौम्या। मुझे ब्रह्मा राक्षस तक पहुंचने का रास्ता बताओ। मैं आज रात ही उससे मदद मांगने जाऊंगा। सुनो मोहन, जैसे ही तुम कालीपुर के जंगल को पार करोगे तुम्हें सेवा नगरी गांव का रास्ता मिलेगा। उस गांव के बाद एक नदी आएगी। नदी के उस पार एक बेहद घना जंगल है। तुम जैसे जैसे उसके अंदर जाओगी बाहर की आवाजें बंद होने लगेंगी। जब वहां बिल्कुल मौत जैसा सन्नाटा छा जाए तब धीरे धीरे आगे बढ़ना। वहां एक पुराने शिव मंदिर के पीछे एक पीपल का पेड़ है। वहीं रहता है ब्रह्मा राक्षस। लेकिन ध्यान रखना, वो तुम्हारे डर की परीक्षा लेगा। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी डर उसने भांप लिया तो वो तुम्हारे इतने टुकड़े करेगा कि कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। शाम को सौम्या ने मोहन को एक विशेष मंत्र सिखाया जिससे उसका डर कम हो सके। रात के अंधेरे में मोहन चुपके से हवेली से निकल गया। सौम्या उसे जंगल की शुरुआत तक छोड़ने आई। हालांकि सौम्या सख्त दिख रही थी।
लेकिन उसकी आंखों में मोहन को खोने का डर साफ झलक रहा था। इधर इंस्पेक्टर महाजन और इंस्पेक्टर डीडी आद्या शक्तिपीठ पहुंच चुके थे। उन्होंने पूरे आंगन की छानबीन की, पर कुछ भी हाथ नहीं आया। तभी महाजन के दिमाग में गर्भगृह का ख्याल आया। जैसे ही वो मंदिर के गर्भगृह के अंदर गया तो उसे वहाँ कुछ किताबें और कुछ पूजा का सामान मिला, और वहीं पर एक टेबल था, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी नहीं था। महाजन जी, ये तो वही टेबल है जो इस फोटो में है, लेकिन इसके ऊपर का बक्सा कहाँ गया? हमसे पहले यहाँ कोई आकर जा चुका है, उसने ही वो बक्सा हासिल कर लिया है। कोई तो है जो नहीं चाहता कि तिलक के राज दुनिया के सामने आए। ये कोई आम कत्ल का केस नहीं है डीडी। मुझे किसी भी कीमत पर उस रघु से बात करनी होगी। आखिर वो इतना सब कुछ कैसे जानता है? रघु तिलक बाबा का शिष्य है, शायद इसलिए। नहीं, जो बात रघु ने वहां हॉस्पिटल में कही, वो बात तिलक तो क्या इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। आपका सवाल अपनी जगह ठीक है, पर आपसे एक सवाल मैं भी पूछता हूं। डॉक्टर हरि ने रघु को मृत मतलब डेड घोषित कर दिया था, तो वो अचानक जिंदा कैसे हो गया? इसका जवाब तो हमें डॉक्टर ही दे सकता है। चलो वापस हॉस्पिटल। दोनों वापस हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया, देखिए इंस्पेक्टर्स, इस मेडिकल कंडीशन को एक्सट्रीम हाइपोथर्मिया कहते हैं। इसमें इंसान की बॉडी बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है और मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है कि कोई भी मशीन उसे डेड डिक्लेयर कर देती है। इसलिए मुझे भी लगा कि वो मर चुका है। पर हैरानी की बात यह है कि ऐसे केस में पेशेंट को आधे एक घंटे में होश आ जाता है, पर रघु को 3 घंटे बाद होश आना किसी चमत्कार से कम नहीं। महाजन ने रघु से मिलने की जिद की, पर डॉक्टर ने मना कर दिया क्योंकि रघु अभी बेहोश था और ऑब्जर्वेशन में था। दूसरी तरफ मोहन कलीपुर का जंगल पार कर चुका था। उसने बिना रुके सेवा नगरी को भी पार कर लिया, नदी तैरकर पार की और आखिरकार उस घने जंगल में दाखिल हो गया। जंगल में दूर से जानवरों के चिल्लाने की भयानक आवाज़ें आ रही थी, जो कि किसी की भी रूह कांपने के लिए काफ़ी थी। लेकिन मोहन ने तय कर लिया था कि वो पीछे नहीं हटेगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, आवाज़ें आनी बंद हो गई। एकदम कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा, केवल उसके खुद के सांसों की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। तभी उसकी नज़र एक पुराने टूटे फूटे शिव मंदिर पर पड़ी। हैरानी की बात यह थी कि मंदिर भले ही जर्जर था, पर अंदर रखी शिव जी की मूर्ति बिल्कुल सुरक्षित और दिव्य लग रही थी। मोहन ने शिव जी को प्रणाम किया और सौम्या के दिए हुए मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। कई घंटे बीत गए। मोहन ने जब ऊपर देखा तो पेड़ों के झुरमुट से धुंधली सी रोशनी आ रही थी। उसे लगा सुबह हो चुकी है, पर असल में धूप इतनी कम थी कि दोपहर होने के बावजूद वहाँ सुबह जैसा लग रहा था। वो मंदिर से उठकर नदी किनारे आया। वहाँ उसे एक बुजुर्ग आदमी दिखा। मोहन ने उससे बात करनी चाहिए, पर मोहन को अपनी तरफ आता देख वो बुजुर्ग आदमी डर से भाग गया। जैसे तैसे मोहन ने दोपहर वहाँ गुजारी। शाम होते ही जानवरों की आवाज़ें वापस आने लगी। मोहन दोबारा उस शिव मंदिर के पास गया और मंत्र पढ़ने लगा। 2-3 घंटे बाद ही उसे अपने आसपास का माहौल बदलता हुआ महसूस हुआ। ज़मीन जलते हुए अंगारों जैसी गर्म हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती के अंदर आग लगी हो। मोहन पसीने से भीग चुका था। तेज़ हवा चल रही थी, पत्तियां टकरा रही थी, पर किसी चीज़ की कोई भी आवाज़ नहीं थी। तभी उस मंदिर के पीछे वाले विशाल पीपल के पेड़ से एक काला धुआं निकलने लगा।
वो धुआं ऊपर उठता ही गया और उसने एक भारी भरकम आकार ले लिया। जब मोहन ने सर उठाकर देखा तो दो चमकती हुई खून सी लाल आंखें उसे घूर रही थी। वो ब्रह्म राक्षस था। वो धीरे धीरे चलते हुए मोहन के ठीक मुंह के सामने आ गया। उसकी गर्म सांसें मोहन के चेहरे पर पड़ रही थी। तू तो तिलक का खून लगता है। आपने सही पहचाना, मैं तिलक बाबा का ही पोता हूँ। तो आखिर यहाँ क्या काम है तेरा? मुझे क्यों जगाया? मोहन ने उसे सारी बात बता दी, लेकिन कहानी सुनने के बाद ब्रह्म राक्षस जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से सारा जंगल गूंज उठा और मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो आखिर तिलक मर ही गया। अब मैं उसके हर एक वचन से मुक्त हूँ। मैं पूरी तरह आजाद हूँ और मुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। मैं अब तिलक के वचन से नहीं बंधा। ना मैं किसी का सेवक हूँ और ना गुलाम। मैं तेरी बात क्यों मानूं? दादाजी कहते थे कि ब्रह्मा राक्षस बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि आप उस मितक से डर गए हैं, इसलिए यहां से भागने की सोच रहे हैं। ये सुनकर ब्रह्म राक्षस की आंखें आग की तरह जल उठी। उसने एक झटके में मोहन को अपने हथेलियों में उठा लिया और अपने पंजों से उसे जकड़ने लगा। मोहन की सांसें अटकने लगी, उसकी हड्डियां चटकने लगी। मोहन अपनी टूटती हुई सांसों को बटोरा और कहा, अगर आप में सच में इतनी शक्ति है तो मेरे जैसे कमजोर इंसान पर नहीं, उस मितक्ष से लड़कर दिखाइए। आप बस कमजोरों पर अपनी ताकत दिखा सकते हैं। मुझे आज पता चल गया कि आप कितने डरपोक हैं। ब्रह्म राक्षस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने एक जोर की फुंकार मारी और मोहन को 7 फीट की ऊंचाई से जमीन पर पटक दिया। नीचे सूखे पत्तों का ढेर था, इसलिए मोहन की जान तो बच गई, पर उसके पूरे जिस्म में दर्द होने लगा। वो मिथाक्ष कुछ भी नहीं है। वो बस खुद को शक्तिशाली समझता है। जिस दिन वो मेरे सामने आएगा, मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। ब्रह्म राक्षस कुछ देर शांत रहा। उसकी लाल आंखें मोहन को तौल रही थी। ठीक है लड़के, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी 2 बातें ध्यान से सुन ले। पहली, ये लड़ाई तू अकेला नहीं जीत पाएगा, और दूसरी, तू इस ताकत को तब तक नहीं हरा सकता जब तक घर का भेदी तुम्हारे घर में मौजूद है। घर का भेदी? हमारे घर में ऐसा कौन हो सकता है? मोहन डर गया कि कहीं मिताक्ष की तरह भी ये भी सौम्या का नाम ना ले ले। ये तुम्हें खुद पता लगाना होगा, और हाँ, तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि मेरे और तुम्हारे इस मिलन के बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं। तुम्हें सबके सामने यही दिखाना होगा कि तुम ब्रह्म राक्षस से नहीं मिल पाए। लेकिन ऐसा क्यों? अगर ज्यादा सवाल जवाब किया तो मैं अभी से इस संधि को खत्म कर दूंगा। जैसा कहता हूं वैसा कर। मोहन के पास कोई चारा नहीं था। उसने हाँ में सर हिला दिया। अगली सुबह मोहन कलीपुर के हवेली पहुंचा, लेकिन हवेली के बाहर का नज़ारा देखकर उसके पैर जमीन पर ही जम गए।
वहाँ लोगों की भारी भीड़ जमा थी और आंगन में पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी। मोहन भीड़ को चीरते हुए आगे गया तो देखा इंस्पेक्टर महाजन के ठीक बगल में सौम्या खड़ी थी और उसके हाथों में हथकड़ी लगी थी। इंस्पेक्टर, ये सब क्या हो रहा है? आप मेरी पत्नी को इस तरह कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हारी पत्नी पर एक लड़की के कत्ल करने का आरोप है। हम इसे अरेस्ट कर रहे हैं। ये बकवास है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी पत्नी ऐसा क्यों करेगी? आपसे किसने कहा ये सब? तभी हवेली के अंदर से रोते हुए मोहन के चाचा बाहर आए। वो सीधा आकर मोहन से गले लग गए। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं ये पाप नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था बेटा। मैंने कल रात इस सौम्या को विद्या के कमरे में कुछ अजीब सा करते हुए देखा था और आज सुबह हमारी विद्या हमारे बीच नहीं रही। एक बाप होने के नाते मुझे पुलिस को बुलाना पड़ा। विद्या की मौत। मोहन की दुनिया पल भर में उजड़ गई। उसने पलटकर सौम्या की तरफ देखा। सौम्या की नज़रें जमीन पर झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर ना कोई दुख था और ना ही कोई रोना, ना ही कोई घबराने का भाव। वो बिल्कुल किसी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी थी और मोहन के किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। मोहन भागकर अंदर गया तो उसने देखा जमीन पर विद्या की लाश पड़ी थी। पूरा परिवार वहाँ रो रहा था। आराध्या ने जैसे ही मोहन को देखा तो उसके गले लगकर रोने लगी। भैया, हमें भाभी पर भरोसा नहीं करना था। मोहन अपने आप को बिल्कुल लाचार महसूस कर रहा था। वो वापस दौड़ता हुआ बाहर आया। इंस्पेक्टर महाजन ने ऑर्डर दिया और कांस्टेबल ने सौम्या को गाड़ी में बिठा दिया। दरवाजे के पास मोहन के चाचा अभी भी खंभे को पकड़कर रो रहे थे, लेकिन जैसे ही सौम्या गाड़ी में बैठी, मोहन के चाचा की नज़रें इंस्पेक्टर महाजन से मिली। मोहन के चाचा एक अजीब सी क्रीपी स्माइल इंस्पेक्टर महाजन की तरफ देखकर हंस रहे थे और सौम्या भी हल्का सा मुस्कुरा रही थी। मोहन ने ये मुस्कुराहट नोटिस कर ली। उसने घूमकर तुरंत अपने चाचा जी की तरफ देखा। मोहन के पलटते ही उसके चाचा वापस से रोने लगे। जैसे ही मोहन ने अपने चाचा को रोते हुए देखा तो उसने उन्हें गले लगा लिया। अब मोहन के चाचा के होठों पर एक बड़ी डरावनी शैतानी मुस्कान थी। मोहन को ब्रह्म राक्षस के शब्द याद आ गए। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 4 और ये एपिसोड आपको कैसे लगा आप ज़रूर बताएं। क्या मोहन ब्रह्म राक्षस की मदद से अजय के इस शैतानी खेल को रोक पाएगा और सौम्या और महाजन के बीच आखिर क्या पक रहा है? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी का ये मोड़ कैसा लगा। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।